तो भैया लोग, हम लोगों ने पिछली कक्षा में यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित राजस्थानी चित्रकला और मुगल कालीन चित्रकला यानी राजस्थानी शैली और मुगल शैली दोनों का बहुत ही लाजवाब तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया था। और उम्मीद भी करता हूँ कि बहुत बेहतरीन से बातें आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो हमारा नया भाई अगर वीडियो को नहीं देखा तो देख ले, वहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, या तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठा ले, मिला ले कि किस क्लास से कौन सा क्वेश्चन कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल इस पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो बने रहिएगा। आइए हमारे साथ, मैं आपका ध्यान इस बोर्ड पे आकर्षित करना चाहूंगा। स्क्रीन पे आप ध्यान एकदम गड़ा के बैठिए दोस्तों। तो हम लोगों को आज का हमारा बिंदु है, हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन दोनों शैलियों पे, राजस्थानी और मुगल शैलियों पे भी कर लिया। आज का हमारा बिंदु होगा दक्कनी शैली, या आप जिसे दक्षिणी शैली भी कहते हो। क्या कहते हो? दक्कनी शैली। दक्कनी शैली या इसी को आप दक्षिणी शैली भी कह सकते हो। दोनों बात एक ही है। हम बात कर लेते हैं, बस आज ये थोड़ा सा बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी, क्योंकि मैटर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं चाहता कोई अकेला एक भी प्रश्न जो परीक्षा में आए और मेरे द्वारा न बताया गया हो, तो मेरे लिए बड़ी शर्म की डूब के मर जाने वाली बात होगी। तो मैं इसलिए ऐसा चाहता हूं कि 125 क्वेश्चन में से 125 का 125 क्वेश्चन मेरी कक्षा से आपको मिल जाए। जितनी भी कक्षाएं होंगी, अब तक ये 53वीं क्लास है, 53 नंबर की क्लास है ये। इसके बाद पहाड़ी शैली के बाद हम लोग पढ़ेंगे सीधा समकालीन चित्रकला में आ जाए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर भी चर्चा हम कर लेंगे आगे चल के। तो दोस्तों, दक्कनी शैली की बात कर ले। अगर हम इस दक्कनी शैली की बात कर ले तो आप देखेंगे कि 15वीं 16वीं सदी में, कब? 15वीं या 16वीं सदी, दोनों मिलाकर कहेंगे। 15वीं और 16वीं सदी में आप देखेंगे कि इस दक्कनी शैली के बारे में 15वीं से 16वीं सदी ईस्वी में अगर इसके विकास की बात की जाए तो इसी समय में हुआ। ये जो दक्कनी शैली है, इसके विकास की बात की जाए तो 15वीं 16वीं सदी में ये शैली खूब एकदम कह सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से विकसित होती है। और इसके विकास में आप देखेंगे 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में, 16वीं सदी ईस्वी में यह शैली अपने विकास की ओर, धीरे धीरे विकास क्रम की ओर बढ़ती है। और इस शैली के विकास में आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य, जो बहुत ही विख्यात साम्राज्य है, विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य सहित अन्य कई साम्राज्यों ने इस शैली के, दक्षिणी शैली के, दक्षिणी शैली जिसे कह सकते हैं, इसके विकास में अपना बड़ा योगदान दिया। जैसे बीजापुर, सॉरी, ये विजयनगर, विजयनगर का तो योगदान रहा ही रहा है दक्कनी शैली के विकास में। साथ ही साथ आप बीजापुर की बात कर लें, बीजापुर की बात कर लें, आप गोलकुंडा की बात कर लें, गोलकुंडा की बात कर लें, गोलकुंडा के साथ साथ आप अहमदनगर की बात कर लें, अहमदनगर, अहमदनगर के साथ साथ बीदर और बरार, बीदर और बरार आदि राजवंशों का, साम्राज्यों का मेरे दोस्तों इस दक्कनी शैली के विकास में 15वीं से 16वीं सदी ईस्वी की बात हो रही है। इस समय इसके विकास का क्रम जारी रहा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इस दक्कनी शैली में किसी एक राजवंश का योगदान नहीं है, लेकिन इतना कहा जा सकता है इन सभी राजवंशों में विजयनगर राजवंश का थोड़ा सा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस शैली के विकास में। किस शैली के विकास में?
इस दक्कनी शैली के विकास में। लेकिन पूरा का पूरा श्रेय हम विजयनगर को ही नहीं दे सकते। विजयनगर के साथ साथ बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार आदि जैसे साम्राज्यों का इस शैली के, दक्कनी शैली के विकास में बड़ा योगदान रहा है। आप देखेंगे कि ये जो दक्कनी शैली है यह मुगल शैली से भिन्न है थोड़ी सी। क्या है यह शैली? यह शैली मुगल शैली से भिन्न मानी जाती है, थोड़ा सा हट के मानी जाती है कि इसमें जो चित्रकला की गई, जो चित्रकारी की गई वह थोड़ा सा इससे अलग है। किससे? इस दक्कनी शैली से। आप देखेंगे कि ये जो शैली है दक्कनी शैली, इसके विकास में आप देखेंगे कि दक्कनी है, ईरानी है। अगर हम इसके विकास में बात कर लें तो दक्कनी, दक्कनी के साथ साथ ईरानी, ईरानी के साथ साथ अरबियन, ईरानी के साथ साथ अरबियन, यानी दक्कनी शैली, ईरानी शैली, ईरानी के साथ साथ अरबियन, फिर ऑटोमन के, तुर्कों की जो शैली थी, उन सभी शैलियों का मिश्रण रूप है यह दक्कनी शैली। अगर इसके उद्भव की बात की जाए, इसके, इस दक्षिणी या दक्षिणी शैली के, तो इसके आपने विकास तो देखा किन किन साम्राज्यों का योगदान रहा इसके विकास में। लेकिन ये जो मूल रूप से शैली है दक्षिणी शैली, यह इसका उदय कैसे हुआ, ये जन्म कैसे लेती है? कहीं आसमान से तो आ नहीं गई। तो इसके जन्म में, इसके उदय में दक्कनी शैली, ईरानी शैली, अरबियन शैली, ऑटोमन के तुर्कों की जो शैली थी, उन सभी शैलियों के तत्वों का मिश्रण रूप है यह कौन? दक्कनी शैली। यह बात एकदम टोंगा में गठियाल है भैया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो। आप अगर इसके प्रमुख केंद्रों की बात कर लें, किसके? इस दक्कनी शैली के प्रमुख केंद्र की बात कर लें तो प्रमुख केंद्र में आप अगर कह सकते हैं कि पूना हुआ, पूना के साथ साथ आपका गुजरात हुआ, पूना हुआ, पूना हुआ, गुजरात हुआ। ये दो नाम तो हालांकि और नाम है, लेकिन प्रमुख केंद्रों में पूना और गुजरात को, पूना और गुजरात को आपको एकदम याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है। हालांकि आप देखेंगे कि इसमें कुडप्पा, कुरनूल, शेरपुरा, हैदराबाद, कौन कौन से? कुडप्पा है, कुरनूल है, आपका हैदराबाद है, शेरपुरा है। इन सभी का, इन सभी स्थानों पर भी इस शैली का केंद्र एक समय में रहा है। अगर प्रमुख केंद्र की बात कर ले तो पूना गुजरात तो इसका प्रमुख केंद्र रहा है ये दक्षिणी शैली का मेरे भैया लोग। लेकिन पूना गुजरात के साथ साथ आप कुडप्पा, कुरनूल, शेरपुरा, हैदराबाद आदि स्थानों को भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं। कभी किसी समय में वह भी इस दक्षिणी शैली का प्रमुख केंद्र के रूप में रहा है। तो दोस्तों ये सारी बातें जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहने का ये मतलब है ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि जो दक्षिणी शैली के चित्र हैं, जो इस दक्षिणी शैली के चित्र हैं, वह चित्र पोथी चित्र भी बने हैं और स्फुट चित्र भी बने हैं। यानी दोनों प्रकार के चित्र यहां से मिलते हैं। कहां से? इस दक्षिणी शैली से। स्फुट चित्र भी बने हैं, स्फुट चित्र के साथ साथ पोथी चित्रण भी हुआ है। कहां पर? इस दक्षिणी शैली पर दोनों के नमूने, दोनों के उदाहरण हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यह बात याद रखिएगा। और अगर हम बात कर लें तो जो यहाँ के चित्र बने हैं, दक्षिणी शैली में जो चित्र बने हैं, वो हैदराबाद म्यूजियम में
संग्रहित भी हैं। आज भी आप जाकर उन चित्रों को देख सकते हैं, उनका आनंद उठा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि इसके योगदान में किन किन राजवंशों का, साम्राज्यों का योगदान रहा, तो उसमें से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है बीजापुर। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? बीजापुर। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इस नाम को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या नाम है? बीजापुर साम्राज्य। अगर हम दोस्तों इस बीजापुर की बात कर लें, तो यहाँ पर आदिल शाही राजवंश हुआ करता था। कौन सा वंश राज करता था? यहाँ पर आदिल शाही राजवंश। आदिल शाही राजवंश हुआ करता था। कहाँ? यहाँ बीजापुर में। बीजापुर साम्राज्य में आप देखेंगे और कौन सा वंश रहा करता था? आदिल शाही। जो यूसुफ आदिल शाह था, क्या नाम था? यूसुफ। यूसुफ ऐसे लिखा जाएगा थोड़ा सा यूसुफ, चलो यूसुफ आदिल शाही। जो यूसुफ आदिल शाह था, वही इस बीजापुर नगर यानी बीजापुर साम्राज्य का संस्थापक था। इसी ने इसी ने इसी ने यूसुफ आदिल शाह ने ही इस बीजापुर की स्थापना की, ऐसा माना जाता है और यही हकीकत भी है। तो इसका आपने देखा कि बीजापुर शैली, यहाँ पर आदिल शाही राजवंशों का योगदान रहा। यूसुफ आदिल शाह जो इस नाम का शासक हुआ, यूसुफ आदिल शाह नाम का, यह बीजापुर की स्थापना करता है, उसका संस्थापक माना जाता है। आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा शासक और हुआ इस बीजापुर में, अली आदिल शाह नाम का। क्या? किस नाम का? अली आदिल शाह। एकदम भैया लोग कहीं से चूक ना होवे चाहिए, एकदम दिमाग में एकदम छाप ले बात। ये जो अली आदिल शाह नामक शासक इस बीजापुर में हुआ, यह एक बड़ा ही कला प्रेमी राजा था। और कला प्रेमी होने के साथ साथ यह बहुत बड़ा विद्वान भी था। और अच्छा, कला प्रेमी था, विद्वान था, साथ ही साथ बहुत उन्नत किस्म का चित्रकार भी था, एक बहुत सुंदर चितेरा भी था। कि कौन? यही अली आदिल शाह, जो किस साम्राज्य के अंतर्गत शासन करता था? यही बीजापुर के अंतर्गत। आप देखेंगे कि नुजुल उल उलूम जो ग्रंथ है खगोल विद्या से संबंधित, नुजुल उल उलूल, क्या नाम है? नुजुल उल उलूम, सॉरी उलूब, क्या लिख दिया है? हाँ सही तो लिखा है। नुजुल उल उलूम नामक जो ग्रंथ है, जो ग्रंथ है, किससे संबंधित है? खगोल विद्या से। किस विद्या से संबंधित है? खगोल विद्या से संबंधित है। नुजुल उल उलूम नामक ग्रंथ आप देखेंगे सन 1500, कब? सन 1570 ईस्वी में। कब? यह नुजुल उल उलूम नामक ग्रंथ इस बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के समय में 1570 ईस्वी में यह ग्रंथ चित्रित किया गया। यानी बीजापुर के आरंभिक चित्रों की अगर हम बात कर ले, यही नुजुल उल उलूम। थोड़ा सा साफ नहीं, थोड़ा सा हम इसको फिर से लिख देते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत हमारे भैया और बहनी लोग के होवे ना चाहिए। का हो? नुजुल उल उलूम है, कोनो प्रकार की दिक्कत मत ले। उलूम ले चला। नुजुल
उल उलूम नामक जो ग्रंथ है, यह बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के समय में सन 1570 ईस्वी में यह ग्रंथ चित्रित किया जाता है। किसके समय में? यही अली आदिल शाह के समय में। यह बात एकदम दिमाग में भाई गठियाला, नए समस्या में पड़ेगा जब फिर मत क्या गुरुजी बताए ना रहे हैं। अच्छा, यही जो ग्रंथ है नुजुल उल उलूम, यह इसके आरंभिक चित्रों में भी इसकी गणना की जाती है। यानी दक्कनी शैली के जब चित्रण का आरंभ हुआ, शुभारंभ हुआ, श्री गणेश हुआ, तो यही जो खगोल विद्या पर आधारित पुस्तक नुजूम उल उलूम है, इस नाम का जो ग्रंथ है, यही आरंभिक चित्रों में गिना जाता है। अगर हम एक और शासक की बात कर लें, इब्राहिम आदिल शाह, किसकी बात कर लें? इब्राहिम इब्राहिम आदिल शाह, क्या नाम है दोस्तों इस शासक का? बहुत ही बेहतरीन शासक यह भी था। किस शैली में? आपके इसी दक्कनी शैली में। और कौन शैली में? कौन शैली में? दक्कनी शैली में। इधर आइए बस। हाँ हाँ हाँ, हे भगवान, थोड़ा हमें और बड़ा कर रहे हैं, छोटा हो रहे हो। चलो बस करो, स्टॉप। थोड़ा सा आप इधर जाओ। हाँ दोस्तों, ये जो इब्राहिम, आपने देखा कि ये जो दक्कनी शैली है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया हो, बहिनी हो, बाबू हो, चाचा हो, मतलब किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो दक्कनी शैली है, इस दक्कनी शैली में किन किन राजवंशों का योगदान रहा, दक्कनी शैली के विकास में किन राजवंशों का योगदान रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य का योगदान रहा, साथ ही साथ हैदराबाद, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बराक आदि जैसे साम्राज्यों का इस शैली के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कि बतिया टोंगवा में एकदम गठियाल है। चला, अली आदिल शाह को देख लिया। अली आदिल शाह के बाद एक बड़ा ही कला प्रेमी शासक इस बीजापुर साम्राज्य में शासन करने के लिए आता है। क्या नाम है? इब्राहिम आदिल शाह। ये जो दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह है, यह जगत गुरु या बौलावली जो थी, जगत गुरु या बौलावली, जगत गुरु और बवलावली, इस नाम से आप देखेंगे कि जो ग्रंथ की रचना किया, ये तो अभी बाद में हम देख लेंगे। ये जो इब्राहिम आदिल शाह था दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह बड़ा ही अच्छा चित्रकार शासक था। कला प्रेमी तो था ही, यह बड़ा अच्छा चित्रकार शासक था। आपने देखा कि जगत गुरु हो या बौलावली हो, जगत गुरु या बौलावली के नाम से बहुत प्रसिद्ध जो है रचना इस शासक इब्राहिम आदिल शाह ने जो की है, जो ग्रंथ लिखा है, क्या नाम है उसका? नौरस नामा। क्या नाम है? नौरस, इसी इसी नाम से नौ रस नामा। ये बहुत ही प्यारा सा ग्रंथ है, नवरस नामा। यानी जगत गुरु और बौलावली नाम से नवरस नामा ग्रंथ की रचना भी किसने की? इसी इब्राहिम आदिल शाह ने की। ये जो देखेंगे कि जो फारूक हसन है, फारूक हसन एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार था। क्या नाम था? फारूक हसन। एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा यह उस समय का चित्रकार था।
इस फारूक हसन नामक चित्रकार को भी इस इब्राहिम आदिल शाह ने संरक्षण देने का काम किया। ये बतिया भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसके समय में, किसके समय में, और इब्राहिम आदिल शाह के समय में जो चित्रण का कार्य हुआ वो तो हुआ, लेकिन दो बड़े ही महत्वपूर्ण चित्र इसके समय के, एक है सघन वन में खड़ी स्त्री, वन कैसा है सघन है, उस वन में खड़ी है स्त्री। यानी दो प्रमुख चित्र हैं। अगर प्रमुख चित्र की बात कर ले किसके समय की, आप देखेंगे किसके समय की, ये जो इब्राहिम आदिल शाह है इसके समय की आप प्रमुख चित्र की बात कर ले तो प्रमुख चित्र में दो प्रमुख चित्र हैं, दो बहुत ही प्रमुख चित्र है। उससे ज्यादा आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जानते रहेंगे खुद ही आप सब में 20 रहेंगे। तो प्रमुख चित्र दो हैं, एक है सघन वन में खड़ी स्त्री, एक है सघन वन में खड़ी स्त्री, और दूसरा है हाथियों की लड़ाई। ये दो चित्र हमारे भैया लोग याद रखा भाई, बहुत रिक्वेस्ट बा कि सघन वन में खड़ी स्त्री और हाथियों की लड़ाई नामक चित्र किसके समय में चित्रित किए गए, तो इब्राहिम आदिल शाह के समय में चित्रित किए गए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला शासक हम बात कर ले, एक और बहुत महत्वपूर्ण शासक है किस शैली में, इसी जो आपकी हम पढ़ रहे हैं दक्कनी शैली में, इसमें एक मोहम्मद आदिल शाह नाम का बड़ा ही अच्छा शासक हुआ। किस नाम का, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह नाम का जो शासक हुआ इस शैली के अंतर्गत, इस आप देखेंगे कि बीजापुर में इसका बड़ा वर्चस्व रहा। आप देखेंगे कि इस दक्कनी शैली के विकास में जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस राजवंश में अगर किसी शासक का रहा, यही आदिल शाह रहा भैया। की बतिया टोंगम गठियाल भाई। आज मोहम्मद आदिल शाह के समय में यह दक्कनी शैली जो कि आपके बीजापुर क्षेत्र की बात हो रही है, बीजापुर साम्राज्य की बात हो रही है, उस बीजापुर साम्राज्य में एक बड़ा ही अच्छा शासक हुआ जिसका नाम मोहम्मद आदिल शाह है। इसके समय में आप देखेंगे कि यह दक्कनी शैली एकदम आप विकास की रफ्तार पकड़ लेती है, जिसे साइकिल रफ्तार पकड़ ले हाईवे पे, वैसे इस शैलिया रफ्तार पकड़ ले कितने समय में, आदिल शाह के समय में। ये बतिया थोड़ा सा याद रखिएगा भैया लोग, बस इतने कहा। और एक बात, एक महत्वपूर्ण बात जानने लायक इसमें ये भी है, इसको भी जानते रहिए कि ये जो मोहम्मद आदिल शाह है, इसी के पास शाहजहां ने, मुगल शासक जो शाहजहां था, गाना सुने होंगे मुमताज ताजमहल और पता नहीं क्या क्या, शाहजहां है नूरजहां है, कैसे कैसे, तो वही शाहजहां की बात हो रही है जिसके समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी, अपने चरम को प्राप्त कर चुकी थी। किसके समय में, उसी शाहजहां के समय में जो कि मुगल शासक था। एक बाप रहन जहांगीर, सलीम वह जहांगीर, बचपन का नाम सलीम था। इतना फिरंगी आदमी था ये बचपन में सलीम, एकदम मस्त मौला। तो चित्रकला का स्वर्ण युग, या आपसे पूछ ले चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल को रहा, किस शासक के समय में रहा,
तो जहांगीर के समय में चित्रकला अपने स्वर्ण काल में गिनी जाती है और अपने चरम को प्राप्त कर लेती है। किसके समय में? जहांगीर के समय में चित्रकला और शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यह अपने चरम को प्राप्त कर लेती है। किसके समय में? स्थापत्य कला शाहजहां, चित्रकला जहांगीर। थोड़ा सा हम मुद्दे से भटक रहे हैं, टॉपिक पे आइए। क्या है? हाँ, दरअसल इसका नाम है आ गया, जो मोहम्मद आदिल शाह था, इसी मोहम्मद आदिल शाह को इस शाहजहां ने अपनी सबीहें भेजी थी। सबीहें मतलब व्यक्ति चित्र, अपना अपन टू कॉपी, मतलब अपना व्यक्ति चित्र, जो सभी मतलब व्यक्ति चित्र, अपना जो चित्र बनवाया था, वो चित्र किसके पास भेजा था? इसी आदिल शाह के पास भेजा था भैया। और यहाँ पर राग रागनियों, भित्ति चित्रण तथा पोथी चित्रण का भी कार्य हुआ है, व्यक्ति चित्रण का भी कार्य हुआ है। कहां पर? इस बीजापुर साम्राज्य में। जब आप बात कर रहे हैं बीजापुर की, अब बीजापुर में हम इससे ज्यादा हम नहीं समझते, कुछ और पढ़ना चाहिए। इतना खुद है बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए सफिशियंट है। क्वेश्चन कहीं से भी बना ले, अब आप फंसने वाले नहीं हो, ये बात हमको पता है। अब हम बात कर लेते हैं अहमदनगर की। किस साम्राज्य की? अहमदनगर क्षेत्र की। चलिए ध्यान दीजिएगा, अहमद नगर सहित लिखे हैं। चलिए अहमदनगर क्षेत्र की बात कर ले दोस्तों। इस अहमदनगर में निजाम शाही राजवंश शासक था। कौन सा? निजाम शाही नामक राजवंश। किस नाम का? निजाम शाही नामक राजवंश इस अहमदनगर साम्राज्य में, निजाम शाही नामक राजवंश, इसका जो है शासन उसन अपन राजपाट बढ़िया चलाता था भैया। बाद में तारिफ हुसैन, जो कि मुर्तजा निजाम शाह था, एक बड़ा ही अच्छा शासक था। मुर्तजा निजाम शाह, क्या नाम था? मुर्तजा निजाम शाह, बड़ा अच्छा शासक था। किस क्षेत्र में? इस अहमदनगर क्षेत्र में। ये मुर्तजा निजाम शाह जो था, इसने तारीफ ए हुसैन शाही नाम की एक पुस्तक चित्रित करवाई थी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तारीफ ए हुसैन शाही हम लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे कि लिखबो नहीं करते। तारीफ ए हुसैन शाही, ई बतिया एकदम टोंगम गठिया। तारीफ ए हुसैन शाही की अगर बात करी, इस पुस्तक को चित्रित करवाया। और इसमें और आप देखेंगे कि दो चित्र ऐसे भी हैं, दो चित्र ऐसे भी हैं कि जो इसके मुर्तजा निजाम शाह के माता और पिता के विवाह का भी चित्र बना है। मत सोचक तो वही लोग आगे है वीडियो बनवा लेते हैं कैसेट में, पेन ड्राइव में डाल के जहां तहां देख लेते हैं भैया। तब के बाद तो इनके माता, दो चित्र ऐसे भी मिले हैं जिसमें इनके माता और पिता के विवाह का भी जो है दृश्य दिखाया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से चित्रित किया गया है। आप देखेंगे कि अहमदनगर में इसे रागमाला का भी चित्रण हुआ, बसंत राग का भी चित्रण हुआ, यहाँ पर रागमाला के साथ साथ जागीरदारों का भी चित्रण हुआ। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम बात कर लेते हैं अगले क्रम में गोलकुंडा की। किसकी हम बात कर लेते हैं? गोलकुंडा की। आइए ध्यान दीजिएगा, एकदम बने रहिएगा, बड़े काम की चीज है भैया लोग। आज वीडियो में हम दक्षिणी शैली खत्म करते, 10-5 मिनट और बना रहा है, बस ज्यादा समय ना लगे। देखा, हम गोलकुंडा की बात कर ले। किसकी? गोलकुंडा। यह जो है, यह आप गोलकुंडा अगर दक्षिणी शैली की बात कर ले, तो दक्षिणी शैली के हिसाब से देखेंगे तो ये जो गोलकुंडा है, ये अच्छा गोलकुंडा पड़ता कहाँ है? उस समय गोलकुंडा मतलब पड़ता, स्थिति पूछ ले आप क्या बताएंगे गोलकुंडा की स्थिति? आंध्र प्रदेश में जी। कहा?
आंध्र प्रदेश। आप बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में स्थित गोलकुंडा, जो गोलकुंडा पर कुतुब शाही राज, किस राजवंश का? कुतुब शाही नामक राजवंश, कौन से राजवंश यहाँ पर शासन कर रहे थे गोलकुंडा में? आपसे पूछेगा तुरंत बता दिया भैया, ये कुतुब शाही नामक राजवंश रहा, वह गोलकुंडा पर अपन राजपाट शासन करत रहा। ये मेठी बड़ा अच्छा शासक हुआ कुली कुतुब शाह। आप देखेंगे बड़ा कला प्रेमी शासक था जो कुली कुतुब शाह नामक शासक था। इसी के अंतर्गत आप देख लें, कुली कुतुब शाह। इस भैया गोलकुंडा के क्षेत्र में, बड़ा ही गोलकुंडा साम्राज्य में जो कुतुब शाही राजवंश राज करता था, उसी का वंशज एक था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह बड़ा महत्वपूर्ण नाम आप लोगों के लिए। यह भैया बहुत ही बड़ा कला प्रेमी शासक था। कुली कुतुब शाह जो था, यह बहुत बड़ा जो है कला प्रेमी शासक था। इसने हैदराबाद नगर को बसाने का भी काम किया। हैदराबाद नगर, साथ ही साथ आप देखेंगे इसके बारे में इतनी चीजें, तो गोलकुंडा के बारे में कुली कुतुब शाह का नाम आपको जरूर याद रखना है। ये चीज आप गलती से भी मत भूलिएगा। आप कुली कुतुब शाह के बारे में हैदराबाद नगर बसाया, प्रसिद्ध चार मीनार आप देखेंगे कि हैदराबाद में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, बहुत ही अच्छी चार मीनार बनाई गई है। वो भी किसके द्वारा बनाई गई है? इसी कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाई गई है। तो इतनी बातें, ये जो फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको जाननी है, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। तो दोस्तों, कुली जो एक शासक और हुआ जिसका नाम था मोहम्मद कुतुब शाह। जिसका क्या नाम था? मोहम्मद कुतुब शाह। आप देखेंगे कि दीवाने हाफिज नामक जो एक ग्रंथ था, दीवान ए हाफिज नामक एक ग्रंथ था, उसको चित्रण करवाने का काम वही मोहम्मद, इसी के बाद आया था मोहम्मद कुतुब शाह। कौन? मोहम्मद कुतुब शाह। ये सारी बातें हो गई। ये बहुत जरूरी नहीं है कि सारी बातें आप याद रखें, लेकिन जितना स्क्रीन पर लिख दिया गया है, बोर्ड पे लिख दिया गया है, उतनी बातें तो आपको याद रहनी ही चाहिए। हम बात करना चाहेंगे थोड़ी सी हैदराबाद के बारे में। किसके बारे में हम बात करना चाहेंगे? हैदराबाद के बारे में। आप देखेंगे कि हैदराबाद, थोड़ा ऊपर चलिए भाई, बस। हैदराबाद, हैदराबाद के बारे में दोस्तों अगर हम बात कर लें, तो 18वीं सदी के आसपास की अगर हम बात करें, 18वीं सदी में हैदराबाद को जो है केंद्र बनाया कौन? निजाम उल मुल्क आसफ शाह। क्या नाम था? निजाम उल मुल्क। ये जो निजाम उल मुल्क, जो इसको निजाम उल मुल्क आसफ शाह था, इसने हैदराबाद को केंद्र बनाकर आसफ शाही नामक राजवंश की स्थापना कर देता है। किस राजवंश की? आसफ शाही। आसफ शाही नामक राजवंश की, क्या? राजवंश की स्थापना कर देता है। ये निजाम उल मुल्क आसफ शाही नाम का आदमी था। यही भैया हैदराबाद में इसकी स्थापना कर देता है। किसकी? अब ये चीज, मतलब ये आप भटकिएगा मत, पीछे कुछ और पढ़े हैं और यहाँ कुछ और पढ़ रहे हैं। मैं कंफर्म कर, मतलब आपका कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। नगर बसाने का काम हमने वहां पढ़ा था। हम बात कर रहे हैं इस आसफ शाही राजवंश की स्थापना इस हैदराबाद को केंद्र बनाकर निजाम उल मुल्क आसिफ शाह ने किया। ये बात है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। ये एकदम अरे बप्पा बप्पा, कोनो प्रकार से कंफ्यूजन ना हो चाहिए। ये जो दोस्तों निजाम उल मुल्क का बेटा था नासिर जंग, इसके समय में
तुजुक क्या नाम था भाई, तुजुक ए आसिफी, हाँ थोड़ा सा भूल रहा था। तुजुक ए आसिफी, तुजुक ए आसिफी नामक या तुजुक ए आसिफ या तुजुक ए आसफ शाह नामक जो ग्रंथ था उसको चित्रण करवाने का काम इसी का इसी का निजाम उल मुल्क का ही उत्तराधिकारी नासिर जंग, कौन था, नासिर जंग के समय में चित्रित किया गया बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ। बहुत एकदम समाप्त है, बस 2 मिनट और थोड़ा सा 2 लाइन में इसका देख लेते हैं कि क्या विशेषताएं हैं, थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। बस अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, बस कुल एकदम बड़ी मेहनत करें आप लोग। हाँ तो क्वेश्चन पक्का कर लेगा, अगर यही सब क्वेश्चन तो कंपटीशन से बाहर करते हैं। यही सब क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले भैया ना, यह कुछ क्वेश्चन बाहर कर देते हैं। तो हम बात कर लें दक्कनी शैली की विशेषताओं के बारे में, ध्यान दीजिएगा। दक्कनी या दक्षिणी शैली की विशेषता, ध्यान दीजिएगा, किस शैली की विशेषता, दक्कनी शैली की विशेषता। दक्कनी शैली की विशेषता में अगर हम बात करें तो ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट जानते रहिए जो कि महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि दक्कनी शैली में जो चित्र बने और चित्र के साथ साथ जो सबीहें बनी, उन सबीहों में, उन व्यक्ति चित्रों में हिंदू हिंदू का बोलबाला था। हिंदू वेशभूषा में जो है व्यक्ति चित्रण किया गया, जो चाहे नारियों का चित्रण हुआ चाहे पुरुषों की आकृति बनाई गई, उन दोनों को किस वेशभूषा में चित्रित किया गया, हिंदू वेशभूषा में चित्रित किया गया। यह एक विशेषता इसकी मानी जाती है। और एक धरातल पर व्यक्ति चित्रण का जो काम हुआ वो एक धरातल पर बना भी है, यह भी इसकी एक विशेषता है। एक ही धरातल पर व्यक्ति चित्रण काम होने का विशेषता इसी शैली का, जिसमें आप देखेंगे दूरी और लघुता का थोड़ा अभाव दिखाई देता है। कारण यही है, एक ही पृष्ठभूमि पर बना है जिसमें लघुता और दूरी का थोड़ा अभाव तो दिखना सुनिश्चित हो जाता है। यह भी एक बड़ी अच्छी विशेषता है इस दक्कनी शैली की। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि नारी आकृतियों में जो चित्रण है, जो नारियों का चित्रण हुआ है, मेहरारू जो फोटो बना हुआ, वो हिंदू वेशभूषा धारण की हुई है, हिंदू वेशभूषा में बनाए गए हैं, यानी हिंदू औरतों के चित्र हैं। तो बस दोस्तों इतना सा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब तो हम लोग मन के कया चाहे मत करे, एक कहा ना जाओ, लेकिन हाँ एक को क्वेश्चन छुट्टी ना 125 में से यही बोर्ड में दिखा दे एक एक ठीक आप लोगों के। आप लोग बस बने रहिए, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।